Good morning, class. Now, after that topic which we have finished yesterday, that we have found out here the comparison of intensities at maxima and minima, and one relation in the last we got, that is I maximum upon I minimum is equal to r plus 1 upon r minus 1 whole square, where r is called here the amplitude ratio और इसका relation a1 upon a2 या फिर अंडर रूट i1 upon i2 था. Now one important numerical here I have. So here an important numerical which is always asked in exam, and that numerical is shown here. वो numerical मैंने यहाँ पर लिख रखा है. This is in a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. Find the intensity at a point where the path difference is 3. इसके parts हैं lambda by 4, lambda by 3 and lambda by 2. So in today's live class also this question was discussed because it is an important question. इस क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है दैट इज़ कि जो YDSE एक्सपेरिमेंट होता है आपका, उसमें स्क्रीन पर किसी भी एक जगह एक पॉइंट को एलिमिनेट किया जा रहा है, उस पर ब्राइट या डार्क जो भी फ्रिंज बन रही है, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपके जो दो स्लिट्स होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, वहाँ से वेव्स जाती हैं, तभी ये इस पॉइंट पे डार्क या ब्राइट फ्रिंज बनेगी. तो सपोज दैट यहाँ पे डार्क या ब्राइट फ्रिंज बन रही, तो आपको पता है कि दोनों वेव्स से जो पाथ कवर किया जा रहा है उसमें डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस इतना है. तो जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लैम्डा, और पाथ डिफरेंस लैम्डा की वजह से जो इस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही, टोटल इंटेंसिटी, वो है के यूनिट्स का मतलब इंटेंसिटी के है लैम्डा पाथ डिफरेंस से. तो आपसे पूछा जा रहा है कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 4 हो जाता है तब इंटेंसिटी क्या होगी, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 2 होता है, तो आपको फाइंड करनी है इंटेंसिटी. ठीक है. तो हमेशा इस सिचुएशन में जब गिवन हो कि दो सोर्सेज से निकलने वाली वेव्स से एक पॉइंट पर फ्रिंज बन रही है और उसके लिए कोई पाथ डिफरेंस दे रखा है और इंटेंसिटी दे रखी है, तो आपको हमेशा इन दो अलग अलग सोर्सेज की इंटेंसिटी को लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इनकी इंटेंसिटी क्या है. और इस सिचुएशन में हमेशा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल सोर्सेज हैं तो दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी, तो दोनों की इंटेंसिटी हमने यहाँ पर लेट कर ली है आई नॉट. ठीक है. तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इस लाइन में गिवन भी है, लेट आई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ आइदर सोर्स, देन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आई नॉट, ये लिखा है. उसके अलावा ये जो है ये बेसिक रिलेशन है जो आपको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई. फिर आपने क्या किया, जो I1 और I2 को I0 लेट किया था वो आपने इस ऊपर वाले रिलेशन में पुट कर लिया. तो I1 प्लस I2 ऐड करेंगे, I0 प्लस I0 क्या हो जाएगा, 2I0. इसी तरह से प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I0 स्क्वायर हो जाएगा, वो I0 हो जाएगा. तो 2I0 प्लस 2I0 cos फाई, दोनों से 2I0 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस cos फाई. फिर ये एक आइडेंटिटी होती है कि जो 1 प्लस कॉस फाई 1 प्लस कॉस थीटा है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा. तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो पहले वाला 2 था मल्टीप्लाई में आया तो ये 4I0 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर 5/2. ठीक है. तो आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में. इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन अगर ये आता है तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2. अब यहाँ पर जो सिचुएशन गिवन है, क्या दे रखा था न्यूमेरिकल में कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो, पी लैम्डा गिवन है, तो इंटेंसिटी कितनी होती है, के. तो पी तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आ नहीं रहा है, फॉर्मूले में आ रहा है फाई. फाई का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस. तो आपको वेव की थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, वेव के डिस्प्लेसमेंट की, कि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा. ठीक है. तो पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब हुआ कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है इस रीजन में. फेज डिफरेंस का मतलब कितना फेज एंगल ट्रेस हो रहा है. तो आपको पता है ये पाई कहलाता है और ये पाई कहलाता है.
तो कितना फेज एंगल हो गया टोटल एक ऑसिलेशन में 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट लैम्डा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 पाई। तो यानी कि जब पी लैम्डा होगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई। तो हम फाई की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसी रिलेशन में 4I0 वाले में। तो आपने पुट किया 4I0 कॉज स्क्वायर 5/2 में फाई के प्लेस पे 2 पाई। तो 2 और डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा 4I0 कॉज स्क्वायर पाई। ओके, फिर आपको पता है कॉस पाई 180 होता है, कॉस 180 -1 और कॉस स्क्वायर 180 + 1 हो जाएगा, क्या बचा 4I0। और ये इंटेंसिटी किसके बराबर है के, ये गिवन कंडीशन है। तो जब पी लैम्डा था तो इंटेंसिटी के आई। अब ऐसे ही पी की जो जो वैल्यूज़ हैं वो आप 4I0 वाले रिलेशन में रखते जाएंगे। तो अब की बार कहा है कि पी कितना है λ/2, तो पी λ/2 है। उस सिचुएशन में आपको फिर से वेव वाला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लैम्डा था पी, तो अब फाई कितना था 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पी कितना होगा λ/2, तो फाई कितना होगा पाई, यानी कि जो फाई है वो पी का डबल है। तो अब यहाँ λ/3 दे रखा है, पी जब सेकेंड में λ/3 है तो फाई हो जाएगा 2π/3, डबल कर देंगे उसका, ठीक है। तो ये फिर से उस रिलेशन में पुट कर दिया 4I0 कॉस स्क्वायर π/3। कॉस π/3 जो है वो cos 45 होता है, तो cos 45 1/√2 होता है, और जब डबल करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, कितना आया आपका I0, ठीक है। तो I0 का मतलब I0 जो है वो कितना हो जाएगा आपका k/4, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, पहला वाला आंसर आया था आपका, ये सॉरी हम फर्स्ट वाला आंसर देख रहे थे λ/4 वाला, तो कॉस स्क्वायर π/4, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कॉस π/4 की, तो कॉस π/4 ये हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक है, cos 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2I0, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2I0 और 2I0 का मतलब ये पहला वाला आंसर आया था आपका 4I0, उसका आधा हो गया, इसका मतलब k/2। नेक्स्ट है आपका λ/3 से कितना हो जाएगा 2π/3, वही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कॉस स्क्वायर π/3, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री को, तो कॉस 60 आपका कितना होगा √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4, सॉल्व करेंगे लास्ट में तो k/4। इसी तरह से जब λ/2, तो पता है आपको λ/2 कितना होगा, जब λ/2 वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो फाई कितना आएगा पाई। पाई का मतलब जब यहाँ लगाएंगे ऑलरेडी 1/2 आ रहा है, तो π/2 90 होगा, cos 90 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है वेव ऑप्टिक्स में 3 फिनोमिना ओनली यू हैव टू स्टडी। पहला फिनोमिना था आपका इंटरफेरेंस, दैट इज़ फिनिश्ड, उसके बस आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा फिनोमिना है डिफ्रैक्शन, और तीसरा होगा पोलराइजेशन। तो ये फिनोमिना है अब हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का किसी भी ऑब्स्टेकल, लाइट के सामने, जैसे लाइट साउंड की तरह बिहेव करती है। जैसे साउंड किसी रूम के अंदर आप बोल रहे हैं, तो जो रूम के अंदर जो ओपनिंग्स हैं वहाँ से साउंड वेव्स बैंड होके बाहर चली जाती हैं, तभी तो रूम के बाहर भी साउंड सुनाई दे रही है। उसी तरह से लाइट के साथ में भी होता है कि लाइट के सामने अगर कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई अपर्चर आता है, तो लाइट हमेशा उसके कॉर्नर्स से बैंड हो जाती है, ठीक है। तो अगर लाइट, मान लीजिए लाइट के सामने ये यहाँ पे स्लिट मिलेगी उसको, ये कमरे में यहाँ पर लाइट है, तो इसके जो इस कॉर्नर से उनसे बेंड होके और यहाँ से ये बाहर निकल सकती है। ये फिनोमेना जो है द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल्स और एपर्चर्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट। और दूसरा इसका जो पार्ट है दैट आई टेल, सबसे पहला पार्ट ये है कि बेंड हो जाती है वो किसी भी ऑब्स्टेकल या अपर्चर के कॉर्नर से। दूसरा पार्ट है इट्स कॉन्सिक्वेंट स्प्रेडिंग इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अब देखिए दूसरा जो पार्ट है उसका क्या मतलब हुआ। स्प्रेडिंग, कॉन्सिक्वेंट स्प्रेडिंग का मतलब ये उन रीजन्स में भी स्प्रेड हो जाती है जहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेडो आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सी द फर्स्ट डायग्राम, पहले वाले डायग्राम में देखिए
नैरो एपर्चर, उसके सामने ये नैरो एपर्चर है, जो सोर्स है ये एस सोर्स है, सोर्स के सामने ये एपर्चर है, इतना छोटा सा पोर्शन बस अवेलेबल कराया है लाइट को बाहर निकलने के लिए। तो इसका मतलब स्क्रीन जो है उस पर कितनी जगह इल्यूमिनेट होनी चाहिए, जितनी की स्लिट की विड्थ है। लेकिन देखिए ये जो कॉर्नर्स हैं स्लिट के, ये ए का जो कॉर्नर है यहाँ से लाइट बेंड हो गई है, और जो बी का कॉर्नर है वहाँ से लाइट बेंड हो गई, और जहाँ पर शेडो होना चाहिए था, ये वाले जो रीजन्स हैं जहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेडो की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लाइट वहाँ तक भी पहुँच जाती है। ठीक है, तो पहला केस था कि जो आपका जो स्लिट थी, जो एपर्चर था वो छोटा था, नैरो था, और लाइट ने उन जगहों को भी ग्लो कर दिया जहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेडो होना चाहिए था। अब दूसरा जो केस है, सेकेंड वाला डायग्राम जो है उसको देखिए, उसमें एक केस में अपर्चर है, दूसरे केस में ऑब्स्टेकल है। तो अपर्चर तो स्लिट हो गई, ऑब्स्टेकल का मतलब सोर्स के सामने इस जगह को ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब यहाँ जगह में कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो बस इतना पोर्शन जो है वो डार्क होना चाहिए था, और बाकी की जगहों में लाइट होनी चाहिए थी। तो देखिए फिर से वही केस होता है कि लाइट यहाँ इसके ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से, साइड से बैंड हो जाती है, और ये इस तरह से ऐसे करके एल्यूमिनेट कर रही है। तो फिर से ये ज्योमेट्रिकल शेडो वाला जो रीजन्स हैं यहाँ पर फैल जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो सिर्फ उतनी जगह को जहाँ पर ऑब्स्टेकल रखा है या एपर्चर वाले पोर्शन में उसको ही ग्लो नहीं करती, बल्कि वो शेडो वाले रीजन्स में भी पहुँच जाती है। तो दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। एक्सपेरिमेंट ये भी है जो ऑलरेडी फिगर गिवन है, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे व्हेन वी होल्ड टू ब्लेड्स, दो ब्लेड्स को आप ऐसे होल्ड करें कि बीच में उसके एक छोटी सी नैरो स्लिट बन जानी चाहिए, जैसे यहाँ दिखा रखा है, दोनों ब्लेड्स के बीच में एक छोटा सा स्पेस है। तो सो दैट देयर एजेस आर पैरेलल, एजेस को पैरेलल रखा है, एंड फॉर्म अ नैरो स्लिट इन बिटवीन एंड लुक थ्रू द स्लिट। तो जब आप स्लिट से देखेंगे, किसको देखना है, जो बल्ब है, ग्लास बल्ब, उसके फिलामेंट को, तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब कैसा आप दिखाई देगा, यहाँ पर वो इस तरह से दिखाई देगा कि पहले ऐसे करके ये कर्व्स फ्रिंजेस जैसी बनाई थी आपने इंटरफेरेंस में, वैसे ही। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एक ये पहला ब्राइट दिखाई देगा, उसके बाद में फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क। तो इस तरह के बैंड्स बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस की तरह सबकी जो इंटेंसिटी है वो इक्वल नहीं होगी, बल्कि पास वाले जो बैंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और दूर वाले जो बैंड्स हैं वो थोड़े से डिम होते जाते हैं। तो ये फिनोमिना इंटरफेरेंस का है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल जो है वो लिखा है यहाँ, व्हेन वी लुक एट अ स्ट्रीट लैम्प को, किसी, अगर आपने देखा हो, ये भी बहुत प्रैक्टिकल केस है, किसी कॉटन के क्लोथ से अगर आप स्ट्रीट लैम्प को, किसी भी लाइट को देखें तो वहाँ भी इसी तरह के ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये दो आप एक्सपेरिमेंट्स या एग्जांपल्स भी नोट करेंगे। उसके बाद आता है फिर हमारा ऑफ एपर्चर और ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन, यहाँ और लगा दीजिएगा। तो इसमें देखिए ऑब्स्टेकल या एपर्चर जो स्लिट है आपकी, उसका साइज़ जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए डिफ्रैक्शन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के लिए। तो हमेशा जो साइज़ है, ये डिफ्रैक्शन लिखा है यहाँ, द डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इफ़ द साइज ऑफ द एपर्चर और द ऑब्स्टेकल इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। इसका मतलब ये है कि इनका एपर्चर या ऑब्स्टेकल का साइज़ उतना ही होना चाहिए जितनी लाइट की वेवलेंथ है, उसके इक्विवेलेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर साइज़ बड़ा होता है, जैसा फर्स्ट वाले केस में दे रखा है कि ऑब्स्टेकल या एपर्चर बड़ा साइज़ का है, तो इस तरह के जो वेव फ्रंट्स हैं उनका शेप लगभग प्लेन होता जाता है, और अगर उसके कंपैरेबल है तो जो वेव फ्रंट्स हैं वो स्फेरिकल बनते हैं, और डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत क्लियरली ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो लैम्डा है उसका जो लैम्डा का साइज़ है, जो लैम्डा की जो मेज़रमेंट दे रखा है, दैट शुड बी इक्वल टू द साइज़ ऑफ द स्लिट। ओके, फिर जो आपका डिफ्रैक्शन है वो दो टाइप का होता है, दोनों जो है वो बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एक फ्रेनल बोला जाता है, एस इज साइलेंट हियर, और दूसरा फ्रॉनहोफर है। तो फ्रेनल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। डायग्राम और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फ्रेनल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में डिफरेंस जो है दैट इज़ ऑफ द डिस्टेंस। ये डिफ्रैक्शन के लिए एक डायग्राम मैंने नीचे दे रखा है। डिफ्रैक्शन इस तरह का होता है कि उसमें सबसे पहले एक स्लिट एस है,
उसके सामने एक सोर्स एस है, उसके सामने एक स्लिट है। और याद रखिएगा जो आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, दोनों में डिफरेंस यही है कि आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा था एक स्लिट, उसके सामने दूसरा स्क्रीन और दो कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब दो फिर से स्लिट्स चाहिए थी, जबकि डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट से डिफ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सिंगल स्लिट चाहिए, थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होती है। ओके, so let's study these two in the next turn. Okay, so it is finished for today. Thank you.